एक समय की बात है। एक गांव में मनोज नाम का एक नारियल का व्यापारी रहता था। उसके खुद के अपने नारियल के खेत भी थे। वो अपने खेतों से नारियल तोड़ता और उन्हें गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेचा करता था। वो बहुत मेहनती था। वो अपने पेड़ों का बहुत ध्यान रखता था और अपने पेड़ों को अपने बच्चों की तरह मानता था। एक दिन उसके बेटे बंटू ने उससे पूछा, पापा पापा, आप इन नारियल के पेड़ों का इतना ध्यान क्यों रखते हैं? बेटा, ये नारियल के पेड़ ही हमारे सब कुछ हैं। अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो ये भी हमारा ध्यान रखेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, इन पेड़ों को कभी नुकसान मत पहुंचाना। समय आने पर ये तुम्हारी मदद भी करेंगे। अच्छा पापा। समय बीतता गया। मनोज का काम काफी अच्छा चल रहा था। मनोज का परिवार अच्छे से और खुशी से रह रहा था। उसका बेटा बंटू अब कॉलेज में पढ़ने लगा था। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी और तूफान आया। मनोज अपने खेतों में देखने के लिए गया कि पेड़ों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। उसके सभी पेड़ सही थे, लेकिन एक कमजोर पेड़ अचानक से टूटकर उसकी पीठ पर आ गिरा, जिसके कारण मनोज उस पेड़ के नीचे दब गया। ये देखकर बाकी वहाँ खड़े हुए किसान उसकी मदद के लिए आए और उन्होंने पेड़ को हटाकर मनोज को हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहाँ डॉक्टर ने मनोज की पत्नी और बंटू से कहा, देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। आप लोग पैसों का इंतजाम जल्दी कर लो, वरना इनकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मनोज की पत्नी और बंटू बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन बंटू डॉक्टर से कहता है, मैं अपने पापा को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, कहीं से भी 2 लाख रुपए ला कर दूंगा। आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ऐसा कहकर बंटू दुखी मन से अपने नारियल के खेतों में जाता है और बड़े गुस्से और दुखी होकर उन नारियल के पेड़ों से कहता है, ए नारियल के पेड़ों, मेरे पापा ने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा था, लेकिन तुमने उन्हें आज इस हालत में पहुंचा दिया कि उनकी मौत भी हो सकती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है, बेटा, तुम्हारे पिता ने कई सालों से हमारा ख्याल रखा है। एक पेड़ आंधी की वजह से कमज़ोर हो गया था, जिस कारण वह मनोज पर गिर गया। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या कहा? मेरी मदद? तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? बंटू के ऐसा कहते ही वहाँ पे तरह तरह की आवाजें आने लगी। बंटू ये देखकर हैरान हो गया कि वहाँ जितने भी पेड़ थे वो कई गुना बढ़ चुके थे और उनमें से नारियल गिरने लगे, कच्चे नारियल और पक्के नारियल, दोनों तरह के नारियल। तो उस पेड़ ने फिर से बंटू से कहा, तुम यह नारियल बाजार में बेचो और अपने पिता के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दो। पेड़ों को कई गुना बड़ा देखकर और उनसे नारियल गिरता देखकर बंटू समझ जाता है कि नारियल के पेड़ उसकी मदद कैसे करना चाहते हैं। वो तुरंत जाकर अपनी गाड़ी लेकर आता है और वहाँ गिरे हुए सारे नारियल उनमें भरने लगता है और वो तुरंत शहर के बाजार जाकर सारे नारियल बेच देता है। और बंटू खेतों से तब तक नारियल ले जाकर बेचता रहता है जब तक कि उसके पास ऑपरेशन के पैसे पूरे नहीं हो जाते। वो तुरंत हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को पैसे देता है और डॉक्टर उसके पिता का ऑपरेशन करके उन्हें ठीक कर देते हैं। और मनोज ठीक होने के बाद बंटू और अपनी पत्नी के साथ उन खेतों में आकर नारियल के पेड़ों का धन्यवाद करता है और पेड़ भी हिलकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। फनी साइकिल देसी जुगाड़। एक गांव में चंदू नाम का एक कबाड़ी रहता था। वो गांव-गांव, गली-गली जाकर कबाड़ इकट्ठा किया करता था। कबाड़े, पुराने खाली बर्तन, अखबार, पेपर, रद्दी, कबाड़े। चंदू पैदल ही बोरी लेकर घूम घूम कर कबाड़ इकट्ठा किया करता था और अधिक कबाड़ होने पर वो एक रिक्शा किराए पर लेकर अपनी दुकान तक कबाड़ लाया करता था, जिसके कारण उसकी आधी कमाई तो कबाड़ का किराया देने में ही निकल जाया करती थी। एक दिन चंदू ने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास भी कोई साइकिल या रिक्शा होता तो कबाड़ लाने का किराया ना देना पड़ता, मेरे वो पैसे भी बच जाते। लेकिन लाऊं कहाँ से? मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है जो मैं खरीद सकूं। अगले दिन जब चंदू कबाड़ लेने के लिए गली में पहुंचा तो एक औरत ने उससे पूछा, अरे ओ भैया कबाड़ी वाले, ये देखो जरा, मेरे पास एक पुरानी साइकिल पड़ी है, क्या दाम लगाओगे इसका? हाँ हाँ मैडम जी, बिल्कुल ले लूँगा, दिखाइए तो जरा। वो औरत उसको एक पुरानी साइकिल दिखाती है। उस साइकिल का फ्रेम बिल्कुल ठीक था और टायर के रिम भी थे।
लेकिन उस पर बैठने के लिए सीट नहीं थी। साइकिल देखकर चंदू उनसे कहता है, मैडम जी ये तो बहुत पुरानी है, मैं तो इसके 50 रुपए ही दूंगा। 50? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कम है। अच्छा चलो 70 लगा लो। मैडम जी ना आपकी ना मेरी, चलो 60 रुपए में नक्की करो। और चंदू 60 रुपए देकर वो पुरानी साइकिल लेकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन वो उस साइकिल को ठीक कर कर उसे चलने लायक बना देता है। लेकिन वो साइकिल देखकर सोचता है, अरे सब हो गया, इसमें तो सीट ही नहीं है, कैसे बैठकर चलाऊंगा। चलो देखता हूँ आज कोई सीट मिल जाएगी तो। और अगले दिन चंदू जब फिर से कबाड़ लेने जाता है, कबाड़े, रद्दी, पेपर, पुराना लोहा, कबाड़े। चंदू की आवाज़ सुनकर एक आदमी उसे बुलाता है, अरे भाई कबाड़ी इधर आओ जरा। जी साहब बताइए। अरे भाई मेरे ऑफिस का कुछ पुराना सामान है, लोगे क्या? अरे जी साहब जरूर ले लूँगा। वो आदमी उसको अपने ऑफिस की पुरानी मेज और कुर्सी बेचता है। कुर्सी देखकर चंदू खुश हो जाता है। वो एक रिवॉल्विंग चेयर थी जिसका नीचे का हिस्सा टूट चुका था। चंदू उस आदमी को पैसे देकर वो सारा सामान लेकर घर आ जाता है और उस रिवॉल्विंग चेयर का ऊपर का हिस्सा अपनी साइकिल में लगा देता है। अब उसकी साइकिल देखने में एक फनी देसी साइकिल लग रही थी, जो नीचे से साइकिल और उसमें बड़े बड़े टायर के रिम और ऊपर बैठने के लिए एक ऑफिस रिवॉल्विंग चेयर लगी हुई थी। चंदू साइकिल में कबाड़ रखने की भी जगह बना लेता है और अगले दिन अपनी फनी देसी साइकिल में बैठकर कबाड़ लेने के लिए निकल पड़ता है। कबाड़े, रद्दी, पेपर, कबाड़े। सभी लोग उसकी साइकिल देखकर हंसने लगते हैं। एक आदमी उससे कहता है, अबे चंदू कबाड़ी ये क्या बना दिया तूने? अरे साहब क्या करें, पैसे तो है नहीं, ये जुगाड़ है जुगाड़, इसे कहते हैं फनी साइकिल देसी जुगाड़। चंदू की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और चंदू आवाजें लगाते हुए अपने फनी देसी साइकिल जुगाड़ में आगे निकल जाता है। कबाड़े, रद्दी, पेपर, लोहा, कबाड़े। अब चंदू को सभी गांव वाले फनी देसी साइकिल जुगाड़ कबाड़ी वाले के नाम से जानने लगते हैं। रात का सूरज। चंद्रपुर पहाड़ी की तलहटी के नीचे बसा एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती किसान थे और अपने खेतों में दिन रात काम किया करते थे। चंद्रपुर के लोग मेहनती होने के साथ साथ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। वे लोग गांव के मंदिर में नित्य नियम से पूजा किया करते थे ताकि उनकी फसलें बहुत अच्छी हों। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक गांव के पंडित ने गांव वालों से कहा, अरे गांव वालों देखो, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम लोग आज से सूर्य देवता की पूजा अर्चना शुरू करो, क्योंकि सूर्य देव ही हैं जो हमें रोशनी देते हैं। जी पंडित जी, हम ऐसा ही करेंगे। और उस दिन के बाद से चंद्रपुर के सभी लोगों ने सूर्य देवता की पूजा करनी शुरू कर दी और वो लोग अपने इष्ट देव चंद्रदेव को भूल गए, क्योंकि चंद्रपुर का नाम तो चंद्र देवता के नाम पर ही पड़ा था। पूरे गांव में अपनी अधिक पूजा होती देखकर ऊपर आकाश में सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए और अपनी पूजा ना होती देखकर चंद्रपुर से चंद्र देवता नाराज हो गए। सूर्य देवता के खुश होने के कारण बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगी और चंद्रदेव के नाराज होने के कारण रात को बिल्कुल अंधेरा होने लगा। इसीलिए जो किसान रात को खेतों में काम करते थे उन्हें बहुत ही दिक्कत होने लगी और अधिक गर्मी पड़ने के कारण उनकी सारी फसलें खराब होने लगी। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हे प्रभु, ये क्या अनहोनी है, हमारी फसलें तो अच्छी होने की जगह और ही खराब हो रही हैं। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल रात खेत में पानी देने गया तो इतना अंधेरा था कि मैं दूसरे के खेत में पानी लगाया आया और सुबह उससे मेरा झगड़ा हो गया। हाँ भैया, सही कहते हो, अगर गांव में सरपंच जी होते तो कोई उपाय सुझाते। पता नहीं वो अपनी ट्रेनिंग से कब वापस आएंगे। अभी गांव वाले बात ही कर रहे थे, तभी गांव के सरपंच जो एक सरकारी ट्रेनिंग से शहर गए हुए थे वापस आ गए और गांव वालों को परेशान देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई।
अच्छा, तो ये सब उस पंडित का किया धरा है। उसने अपने जरा से फायदे के लिए तुम लोगों को गलत सलाह दी। देखो भाइयों, हमारे लिए सूर्य देव और चंद्रदेव दोनों ही बराबर महत्व रखते हैं। आप लोग जैसे पहले दोनों की पूजा करते थे वैसे ही उनकी पूजा करते रहिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। और सबसे पहले गांव के सरपंच ने जाकर अपने इष्ट देव चंद्रदेव की पूजा की और साथ में सूर्य देवता की भी पूजा की और उनसे माफी मांगी। और अब आकाश में दोनों देवता प्रसन्न हो गए थे और फिर से अपनी कृपा गांव पर बरसाने लगे और गांव में फिर से अच्छी फसलें होने लगी और चारों तरफ खुशहाली छा गई। रहस्यमयी बांस की सुरंग। चंदन नगर में चंदू नाम का एक चोर रहता था। वो बड़ा ही कुख्यात चोर था। शहर के सभी लोग उससे परेशान थे। पुलिस भी उससे काफी परेशान थी। एक दिन ऐसे ही जब चंदू एक सुनार की दुकान में चोरी करके भाग रहा था, तभी पुलिस उसके पीछे पड़ गई और वो पुलिस से बचता हुआ शहर के बाहर आ गया और हाईवे पर भागने में कामयाब हो गया। अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल से जान बची। लेकिन अब तो मैं शहर से बाहर आ गया हूँ। अब तो मुझे छुपने के लिए कोई नया इलाका ढूंढना पड़ेगा। चलो हाईवे पर चल के देखता हूँ, बाहर किसी गांव में छुपता हूँ। चंदू हाईवे पर आगे बढ़ जाता है और इधर पुलिस एक बार फिर मायूस होकर वापस लौट जाती है। शाम होते होते चंदू शेरपुर गांव के बाहर पहुंच जाता है। हाईवे से उसे देखने में गांव बहुत अच्छा लगता है। ये ठीक रहेगा, ये कोई गांव लगता है। आज रात इसी गांव में कहीं छुप जाता हूँ, कल सुबह देखा जाएगा। गांव में घुसते ही उसे बांसों का एक झुरमुट दिखाई देता है। वो अपनी बाइक को बांसों के झुरमुट में छुपाकर वापस आ जाता है और कुछ खाने की तलाश में गांव के बाजार में जाता है और वहां पर लोगों को बात करते हुए सुनता है। अरे भाई कालू, क्या हुआ? तेरी बकरी का कुछ पता चला क्या? अरे नहीं भैया, कहाँ पता चला, अंदर ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। लगता है बांस के झुरमुट वाला शैतान उसे खा गया होगा। बांस के झुरमुट वाले शैतान की बात सुनकर चंदू हैरान हो जाता है। वो गांव वालों के पास जाकर पूछता है, काका नमस्कार, ये आप किस शैतान की बात कर रहे हैं? अरे बेटा, वो गांव के बाहर जो बांसों का झुरमुट है ना, वहाँ पे एक शैतान है। जो भी वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता कभी। तुम भी देखना, जरा ध्यान से जाना गांव के बाहर। चंदू खाने का सामान लेकर वापस बांसों के झुरमुट के पास आकर छुप जाता है और वहाँ देखने लगता है कि वहाँ कोई शैतान तो नहीं है। तभी अचानक उसका पैर एक गड्ढे में पड़ जाता है और चंदू सीधा एक गुफा के अंदर आ जाता है। चंदू अपना मोबाइल निकाल कर टॉर्च जलाता है तो देखकर हैरान हो जाता है और जिसे लोग शैतान समझ रहे थे वो बांसों से झुरमुट के आने वाली आवाज़ थी। और इन बांसों के झुरमुट के नीचे कोई पुराना कमरा था। गांव वालों के पशु उसी गड्ढे में गिरकर गायब हो जाते थे और गांव वाले इसे शैतान का कारण समझते थे। ये देखकर चंदू ने मन ही मन सोचा, ये गांव वाले भी ना कितने बेवकूफ़ हैं, ये गड्ढे को ये शैतान समझ बैठे। लेकिन चलो अच्छा है, मुझे तो छुपने की जगह मिल गई। अब चंदू उसी रहस्य में बांस की सुरंग को अपना पक्का ठिकाना बना लेता है और चोरी करके वहाँ छुप जाता है। वो जानता था कि उस तरफ कोई गांव वाला नहीं आएगा। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन जब इंस्पेक्टर विनय कुमार चंदू की तलाश करते करते गांव वालों से पूछताछ करते हैं, तभी उन्हें उस बांसों के झुरमुट वाले शैतान का पता चलता है और वो अपनी पुलिस की टीम के साथ वहां आकर छानबीन करते हैं और चंदू को उसी बांस के रहस्य में गुफा में पकड़ लेते हैं। और इस तरह गांव वालों को भी रहस्य में बांस की गुफा का राज पता चल जाता है और वो लोग अपनी बेवकूफ़ी पर बड़े शर्मिंदा होते हैं और पुलिस चंदू चोर को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और चोरी का सारा सामान लोगों को वापस कर देती है। रामचंद्र शोलापुर गांव में रहता था। शहर में नौकरी छूट जाने के बाद वो घर में खाली बैठा रहता था। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी मैं कहती हूँ कब तक ऐसे ही घर में बैठे रहोगे? जब तक नौकरी नहीं है तब तक गली मोहल्ले में जाकर ठेला ही लगा लो। रामचंद्र को अपनी बीवी का आइडिया अच्छा लगा और अगले ही दिन से उसने साइकिल पर खाने पीने का सामान रखने का जुगाड़ बना लिया और अच्छे से छोले कुलचे बनाकर ले जाकर गांव में बेचने लगा।
छोले कुलचे ले लो, गर्मा गर्म छोले कुलचे ले लो, स्वादिष्ट मसाले वाले छोले कुलचे ले लो। रामचंद्र के बनाए हुए छोले कुलचे बहुत ही स्वादिष्ट थे। रामचंद्र दिल का बहुत ही नेक इंसान था। उसके बाद थोड़े से ही छोले कुलचे बाकी बचे थे। तभी उसकी नज़र एक कोने पर भूखे बैठे बच्चों पर पड़ी और उसने अपने बाकी सारे छोले कुलचे उन बच्चों को खिला दिए और घर वापस आ गया तो उसने देखा कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने आधे छोले कुलचे तो मुफ्त में बच्चों को खिला दिए थे। ये देखकर उसकी बीवी उस पर बहुत गुस्सा हुई। हाय राम, बड़े आए दानवीर करण, 4 पैसे कमाए नहीं कि सब कुछ बांट कर आ गए। तुमने जरा भी नहीं सोचा। अरे कोई बात नहीं विमला, भूखे बच्चे थे खिला दिए तो क्या हुआ। अगले दिन रामचंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर बनाए और उन्हें बेचने शहर के लिए निकल पड़ा। बर्गर ले लो, स्वादिष्ट बर्गर ले लो। रामचंद्र के बनाए बर्गर भी बहुत ही स्वादिष्ट थे और वो भी हाथों हाथ बिकने लगे। लेकिन अभी उसके आधे ही बर्गर बिके थे तभी उसे एक साधु दिखाई दिए। साधु ने आकर रामचंद्र से कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे क्या? हाँ हाँ महाराज, आइए आइए, ये बर्गर खाइए। रामचंद्र ने एक बर्गर साधु को खाने को दिया, लेकिन साधु देखते ही देखते उसके बाकी सारे बचे बर्गर खा गया। रामचंद्र ये देखकर हैरान रह गया। लेकिन साधु ने बर्गर खाने के बाद रामचंद्र से कहा, बच्चा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मांगो क्या मांगते हो? महाराज मांगने को रहा ही क्या है, बस अब मैं सोचता हूँ कि घर जाकर अपनी बीवी का सामना कैसे करूँगा। बस बच्चा इतनी सी बात, तो जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी बीवी के मुंह से जो भी पहले शब्द निकलेंगे वो सच हो जाएंगे। अरे महाराज ये क्या आशीर्वाद दे दिया आपने, चलो ठीक है। रामचंद्र अपने घर वापस आ गया और उसने विमला को सारी बात बताई। रामचंद्र की बात सुनकर विमला ने गुस्से में कहा, तुम नहीं सुधरोगे। घर में बर्गर का पेड़ लगा है क्या, जो सारे के सारे बर्गर मुफ्त में खिला कर आ गए हो? रामचंद्र ने अपनी बीवी के मुंह से ऐसा सुनकर मन ही मन सोचा, काश इसकी बात ये सच हो जाए। और ऐसा ही हुआ। वे दोनों जैसे ही घर से बाहर आए तो देखकर हैरान रह गए। उनके आंगन में सच में बर्गर का पेड़ लगा था, एक ऐसा पेड़ जिस पर बर्गर लटके हुए थे। रामचंद्र ने मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और वहां से बर्गर तोड़कर बेचने के लिए निकल पड़ा। पेड़ के बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब रामचंद्र की खूब कमाई होने लगी। वो रोज पेड़ से बर्गर तोड़ता और बेचने लगता और जो भी भूखा मिलता उसे भी बर्गर खिलाया करता था। अच्छी आमदनी होता देखकर विमला भी खुश रहने लगी और इस तरह बर्गर के पेड़ के कारण दोनों की किस्मत बदल गई। अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। जादुई मिट्टी के चूल्हे का चिकन। अमर सिंह गांव में अपनी मां के साथ रहा करता था। वो शहर में एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम किया करता था। अमर सिंह को वहाँ पे अच्छी तनख्वाह मिला करती थी, जिससे उसका और उसकी माँ का गुजारा अच्छे से चल रहा था। क्योंकि वो शादी के लायक हो चला था तो उसकी माँ ने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। उसकी बीवी कमला भी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई औरत थी। उसने आते ही अमर सिंह का और उसकी माँ का ख्याल रखना शुरू कर दिया। लेकिन उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि अमर सिंह रोज़ सुबह घर से बाहर इतनी दूर शहर पे काम करने जाता है और शाम को थका हारा वापस आता है। वो चाहती थी कि अमर सिंह गांव के ही नज़दीक कोई काम करे, क्योंकि वो माँ को गांव में अकेला छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी। एक दिन उसने अमर सिंह से कहा, देखो जी, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो ये शहर की नौकरी छोड़ दीजिए। हमारी जो हाईवे पर ज़मीन है वहीं पर कुछ काम काज शुरू कर सकते हैं। घर के घर में रहेंगे और काम भी बढ़ जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं गांव के नज़दीक कोई अपना काम खोलूँ। कब तक ऐसे नौकरी करता रहूँगा। अमर सिंह शहर में अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देता है और वहाँ से जो पैसा मिलता है उससे अपनी हाईवे वाली ज़मीन पर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है, जिसमें वो खाने पीने का सामान बेचने लगता है। वो वहाँ पर नॉन वेज और वेज खाना बनाकर बेचने लगता है। लेकिन अमर सिंह का काम नहीं चल पाता है, क्योंकि आसपास पहले से ही काफ़ी सारे ढाबे और रेस्टोरेंट खुले हुए थे।
ये देखकर अमर सिंह बहुत चिंतित हो जाता है। एक दिन जब रात को अमर सिंह, उसकी बीवी और उसकी माँ बैठकर खाना खा रहे थे तो उसे चिंता में डूबे देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे क्या हुआ बेटा, इतनी चिंता में क्यों डूबे हो? क्या करूँ माँ, इतना पैसा लगाया है फिर भी काम नहीं चल रहा और अब तो नौकरी भी नहीं है। अरे मेरी बात मान और चिकन बना कर देख, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तू तो इतना अच्छा चिकन बनाता है, चूल्हे का चिकन खिलाएगा तो सबको पसंद आएगा। हाँ माँ, बात तो तुमने पते की कही है, मैं ऐसा ही करूँगा। और अगले ही दिन अमर सिंह अपने ढाबे में कुछ तब्दीलियाँ करने लगता है। अब उसने अपने ढाबे को बिल्कुल ही देसी स्टाइल में बना दिया था। वो चूल्हे पर खाना बनाता और लोगों को चारपाई और नीचे बैठकर खाना खिलाया करता था। अब उसके ढाबे से निकली हुई मंद मंद खाने की खुशबू से लोग अपने आप ही खींचे चले आते थे। खासकर उसके हाथ के बनाया मिट्टी के चूल्हे का चिकन तो सभी को अच्छा लगता था। भाई वाह, मजा आ गया मिट्टी के चूल्हे का चिकन खाकर। गैस पे बने हुए चिकन में वो स्वाद कहाँ। और मिट्टी के चूल्हे पे बने चिकन की वजह से अमर सिंह का काम काफ़ी अच्छा चल निकला था। उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होने लगी थी और अमर सिंह अपनी माँ और बीवी कमला के साथ गांव में खुशी खुशी रहने लगा था। लोहे के अंगूर। छग्गू राम अमरपुर में रहता था और अंगूरों की खेती किया करता था। अमरपुर के अंगूर काफ़ी मशहूर थे और जगह जगह के व्यापारी अमरपुर से अंगूर खरीदने आते थे। छग्गू राम अंगूरों की ऑर्गेनिक खेती किया करता था। उसका मानना था कि जो स्वाद ऑर्गेनिक तरीके से उपजाए गए अंगूरों में आता है वो बाकी अंगूरों में कहाँ, और इसीलिए उसके अंगूर काफ़ी महंगे बिका करते थे। उसके दो बेटे अगरू और गबरू भी उसके साथ मिलकर खेती किया करते थे। लेकिन अब छग्गूराम बूढ़ा हो चला था, उससे अब खेती बाड़ी का काम नहीं संभाला जाता था। तो उसने एक दिन अपने बेटों से कहा, अरे अगरू गबरू, बेटा मुझसे मेहनत नहीं होती है, अब खेती का काम तुम्हें ही संभालना पड़ेगा बेटा। हाँ पिताजी, हम संभाल लेंगे। हाँ पिताजी, आप फिक्र ना करो। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि बिल्कुल रासायनिक खादों का इस्तेमाल मत करना। अबरू को तो अपने पिता की तरह ऑर्गेनिक खेती अच्छी लगती थी, लेकिन गबरू बहुत ही लालची किस्म का लड़का था। वो चाहता था कि रासायनिक खादें डालकर अधिक से अधिक खेती की उपज की जाए ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। छग्गू राम ने अपने दोनों बेटों को एक बराबर के खेत बांट दिए। आधे हिस्से में तो अबरू अपने पिता की तरह ही ऑर्गेनिक खेती करने लगा, लेकिन गबरू ने अपने हिस्से में रासायनिक खाद डालनी शुरू कर दी और उसने अधिक उपज की लालच में आवश्यकता से ज़्यादा रासायनिक खाद डाल दी थी। और जब दोनों की फसल पककर तैयार हुई तो अबरू की फसल काफ़ी कम थी, उधर गबरू की फसल बहुत ही ज़्यादा हुई थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ और जब व्यापारी उनके अंगूर खरीदने आए तो अबरू के अंगूर खाकर व्यापारी ने कहा, भाई वाह, मान गए बेटा, तुम भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हो। वही स्वाद वही रस, जल्दी से भाव बोलो और सारे अंगूर हमें बेच दो। तभी वहाँ आकर गबरू ने कहा, अरे सेठ जी, भाई मेरे भी तो अंगूर देख लो आप। हाँ हाँ, तुम्हारे भी अंगूर खरीदेंगे भाई। लेकिन जैसे ही व्यापारी ने गबरू की फसल में से अंगूरों का गुच्छा उठाया और स्वाद चखने के लिए मुंह में डाला तो उन्होंने एकदम थूकते हुए कहा, अरे 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 अरे, मेरे दांत टूट गए। ये अंगूर है या लोहे के अंगूर? एकदम सख्त और कड़वा स्वाद है इनका। अरे क्या डाला है तूने इसमें? और जब गबरू ने खुद भी अंगूर चख के देखे तो उसे भी अंगूर बिल्कुल कड़वे और लोहे जैसे सख्त लगे। ये सभी अधिक रासायनिक खाद डालने का कमाल था और अब किसी भी व्यापारी ने गबरू की फसल नहीं खरीदी और सभी अबरू की फसल खरीदकर चले गए। ये देखकर गबरू ने अपना माथा पीट लिया। तो उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, अब बेटा, मैंने तो तुम दोनों को समझाया था कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल मत करना और लालच में भी मत पड़ना। अब देखो, उगा दिए ना तुमने लोहे के अंगूर, अब कौन खाएगा लोहे के अंगूर। अब गबरू की समझ में आ चुका था कि उसे लालच नहीं करना चाहिए। अब उसने भी अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कर दी।
और अब दोनों भाई मेहनत करने लगे और अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि वो सभी लोहे के अंगूरों का स्वाद जो चख चुके थे। पोटैटो चिप्स एटीएम। भजून नामक गांव में संतोष नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेतों में तरह तरह की फसल उगाया करता था और उन्हें शहर जाकर बेचा करता था, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होती थी। उसके काम में उसकी बीवी रिमझिम भी उसका हाथ बटाया करती थी। एक साल संतोष ने अपने खेतों में आलू की फसल लगाई और जब आलू की फसल तैयार हो गई तो वो लोग देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उनकी आलू की फसल काफ़ी अच्छी हुई थी। शहर की मंडियों में आलू बेचने के बाद भी उनके पास काफ़ी सारा आलू बचा हुआ था। काफ़ी सारा आलू बचा हुआ देखकर संतोष ने अपनी बीवी रिमझिम से कहा, अरे रिमझिम, देखो तो अभी भी कितने आलू बचे हैं हमारे पास, लेकिन हम क्या करें, अगले साल तक तो ये आलू खराब हो जाएंगे और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रख सकें। संतोष की बात सुनकर उसकी बीवी रिमझिम ने उससे कहा, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, हम इन आलूओं के फ्राइज बनाकर बाजार में बेच देंगे। आजकल शहर में आलू फ्राइज का काफ़ी चलन है। अपनी बीवी की बात सुनकर संतोष ने कहा, अरे वाह, क्या बात है भाई, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। और अगले ही दिन संतोष और रिमझिम मिलकर अपने घर में कुछ फ्राइज बनाते हैं और अपने दोस्तों और गांव वालों को खिलाते हैं। सभी लोग उनके बनाए फ्राइज की तारीफ करते हैं। ये देखकर उनका हौसला और बढ़ जाता है और वो शहर में आलू चिप्स और फ्राइज की एक दुकान खोल देते हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा चलने लगता है। उनका बेटा विक्की भी अपने दोस्तों को अपने पिता द्वारा बनाए फ्राइज खिलाता है। सभी बच्चों को फ्राइज बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे भी संतोष की दुकान में आकर फ्राइज खाने लगते हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा चलने लगता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन संतोष अपने बेटे विक्की को एक एटीएम में पैसे निकालने के लिए लेकर जाता है। एटीएम मशीन से पैसे निकलता देखकर विक्की अपने पापा से कहता है, पापा, क्यों ना हम अपनी दुकान में एक फ्राइज का एटीएम खोले। अरे हाँ बेटा, तुम्हारी सोच तो अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पैसे पैसे होते हैं और फ्राइज फ्राइज होते हैं। और वो दोनों घर आ जाते हैं। लेकिन रात को अचानक सोते हुए संतोष को अपने बेटे की बात का ध्यान आता है और उसे एक आइडिया आता है। अगले ही दिन वो शहर में अपने दोस्त सोहन के वर्कशॉप में जाकर एक मशीन तैयार करने लगता है। एक हफ्ते की मेहनत के बाद वो एक वेंडिंग मशीन तैयार करता है, जिसमें पैसे डालने पर आलू चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट और टॉफ़ी आदि निकाले जा सकते थे। वेंडिंग मशीन तैयार करके संतोष अपने बेटे विक्की से कहता है, अब बेटा विक्की, ये देखो, ये रहा तुम्हारा आलू चिप्स बेचने का एटीएम। और वो जगह जगह शहर में और स्कूलों कॉलेजों में वो वेंडिंग मशीन लगा देता है। इससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होने लगती है, क्योंकि उन्हें एक ही बारी में फ्रेंच फ्राइज और आलू चिप्स बनाकर उस मशीन में डालने होते थे और बार बार बेचने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। और शहर में जगह जगह उसके आलू चिप्स के एटीएम मशहूर हो जाते हैं। जादुई घास की मशीन। मंडलपुर नामक गांव में सुधीर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लायक थोड़ी सी ज़मीन थी। वो उसी ज़मीन पे अपनी बीवी के साथ काफ़ी मेहनत करके सब्जियों की खेती किया करता था और जो भी पैदावार होती उसे बाज़ार में बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। सुधीर काफ़ी मेहनती था। वो काफ़ी सब्जियां उपजा लेता था, जिससे उसका गुजारा काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि जिससे वो कुछ बना सके। उसका घर काफ़ी टूटा फूटा था और घर के एक कोने में उसने एक स्टोर रूम बना रखा था, जहाँ पे काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। एक दिन अचानक काम करते करते सुधीर की खुरपी टूट गई। अरे, इस खुरपी को भी अभी टूटना था। घास निकालने का काम तो जल्दी करना पड़ेगा, वरना ये जंगली घास सारी फसल को खराब कर देगी। चलो स्टोर रूम में जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई पुरानी खुरपी पड़ी हो। सुधीर अपने स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पर कोई दूसरी खुरपी ढूंढने लगता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई खुरपी नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र स्टोर रूम में कोने पर एक पुराने कपड़े पर पड़ी।
जैसे ही सुधीर ने वो पुराना कपड़ा उठाया तो उसके नीचे उसे एक हरे रंग की घास काटने की मशीन दिखाई दी। अरे ये मशीन लगता है ये पिताजी ने कभी खरीदी होगी और यहीं ऐसे ही कबाड़ में पड़ी है। चलो इसी का इस्तेमाल करता हूँ घास काटने के लिए। सुधीर उस मशीन को साफ करके बाहर ले आया और उससे घास काटने लगा। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि जैसे ही उसने उस मशीन से घास काटी तो वो सारी घास सोने की हो गई। सुधीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। सुधीर, ये मैं बोल रही हूँ, घास काटने वाली मशीन। तुम जो कुछ भी देख रहे हो ये बिल्कुल सच है। सारी घास सोने की हो चुकी है। मगर याद रखना, तुम लालच नहीं करोगे, वरना तुम्हें भी तुम्हारे पिता की तरह पछताना पड़ेगा। सुधीर मशीन को बोलता देखकर हैरान हो गया और उसने मशीन से कहा, ये खेत मेरे, ये घास मेरी और तुम मशीन भी मेरी। मैं जितना चाहे घास काटूं, जितने चाहे घास को सोने की बनाऊं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। और ऐसा कहकर सुधीर अपने सारे खेत की घास काटने लगता है और वो जितनी भी घास काटता है सारी सोने की बन जाती है। तभी उसकी बीवी सुनीता रोटी लेकर वहाँ आ जाती है और सोने की घास देखकर हैरान हो जाती है। सुधीर उसे सारी बात बताता है। सोने की घास देखकर उसकी पत्नी के मन में भी लालच आ जाता है और वो सुधीर से सारी घास को सोने का बनाने के लिए कहती है। सुधीर अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और वो अपने खेतों की सारी घास काटकर उसे सोने की बना लेता है। सुधीर और उसकी पत्नी सारी सोने की घास इकट्ठा करके अपने स्टोर रूम में जमा कर देते हैं और घास काटने वाली मशीन को भी वहीं रख देते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वो स्टोर रूम में आते हैं, ये देखकर हैरान हो जाते हैं, सारी सोने की घास रेत में बदल चुकी थी। वो दोनों अपना सिर पकड़कर वहाँ बैठ जाते हैं। तभी मशीन हंसते हुए कहती है, सुधीर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि लालच में मत आना। लालच के चक्कर में तुमने सुनहरी घास भी गवा दी और अपनी सारी फसल भी बर्बाद कर दी। मशीन की बात सुनकर सुधीर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मशीन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कभी लालच ना करने की कसम खाता है।